हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 2, 4 व 6 के हलों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पेज 16 पर अपनी किताब में प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 2 को देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 दशमलव के बाद इन 6 अंकों पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात दशमलव के बाद इन 6 अंकों की इसी क्रम में अनंत बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसके बाद लिखा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ, तो कैसे? इस प्रश्न में यह स्पष्ट कहा गया है कि आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनके दशमलव प्रसार को बिना लंबा भाग किए बताना है, और पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं? तो हम कहेंगे कि हाँ, हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कैसे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसा कि प्रश्न में 1/7 का मान दिया गया है, और पहली विधि से अगर हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात करना चाहें, तो इसके लिए पहले हम 2/7 को के दशमलव प्रसार को ज्ञात करने की विधि देखते हैं। इसके लिए 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 1/7 का मान 0.142857 होता है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस प्रकार इस 1/7 के दशमलव प्रसार में हम ये 2 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है 0.285714। आप गुणा करके देख सकते हैं, और उस इन 6 अंकों पर बार का निशान बार का चिन्ह हम लगा देते हैं, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणा कैसे किया गया है। 2 सत्ते 14 का 4 लिखा गया है, हासिल 1 आया। 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 लिखा गया है, 1 हासिल आया। फिर 2 8 16 और 1 हासिल था, 17 हुआ, 17 का 7 लिखा गया, 1 हासिल आया। फिर 2 दूनी 4 और 1 हासिल उसमें जोड़ा गया तो 5, और फिर 2 और 4 की गुणा हुई, 2 चौको 8, और फिर 2 एकम 2, और फिर दशमलव लगा दिया गया और 0 लिख दिया गया उसके पहले। तो इस प्रकार आपने देखा 2/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार हमने ज्ञात किया। ठीक इसी प्रकार
3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के भी दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया। इसके बाद अब यदि हम दूसरी विधि से इन संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना चाहें तो आपको यह विधि ज़्यादा सरल लग सकती है। इसके लिए हम यह करते हैं कि जो 1/7 के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जो अंकों का समूह है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे दाईं ओर अंक 7 है, और जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले इसी छठे अंक 7 में गुणा करते हैं सबसे पहले। इसीलिए हम इस 7 अंक को लेते हैं, और जब हम 2/7 के लिए गुणा करते हैं तो सबसे पहले 2 और 7 की गुणा करते हैं और हमें 14 प्राप्त होता है। 2 सत्ते 14, और 14 का अगर हम इकाई का अंक लिखें तो वह 4 हमको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार हम 3/7 के लिए भी इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही 4/7 के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 8 है, और 3/7 के लिए 1 प्राप्त होता है, और 5/7 के लिए इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है, और 6/7 के लिए 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इकाई के अंक प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए ज्ञात कर लेते हैं जिनके दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने हैं। इसके बाद हम 1/7 जिसका दशमलव प्रसार हमें प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1/7 के दशमलव प्रसार में 6 अंकों 1, 4, 2, 8, 5, 7 की इसी क्रम में अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। इसलिए हम 1/7 को इस प्रकार लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। 1/7 बराबर 0.14285 और फिर इसी की पुनरावृत्ति होगी 142857, और इसी प्रकार आगे पुनरावृत्ति होती रहेगी, जिसे हमने बिंदु लगा करके यह दिखा दिया है कि आगे इसी प्रकार पुनरावृत्ति होगी। अब यदि हमें 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो हमें यह ध्यान देना है कि 2/7 के लिए जो इकाई का अंक है वो क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 है। 2/7 के लिए इकाई का अंक 4 है। अब 1/7 के दशमलव प्रसार में जब हम दशमलव प्रसार को जब हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसा कि यहाँ आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार जब लिखते हैं तो इसमें हम दूसरे 4 को देखते हैं, क्योंकि 2/7 के लिए जो इकाई का अंक है वो 4 होता है, तो हम दूसरे 4 को देखते हैं 1/7 के दशमलव प्रसार में कि दूसरा दशमलव के बाद दूसरा 4 कहाँ पर आ रहा है, और जहाँ पर आता है हम वहीं से गणना करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों को हम लेते हैं तो हम 2 तक पहुँचते हैं। इस प्रकार यहाँ 2 तक पहुँचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 जो कि दूसरा अंक था दशमलव के बाद, और उससे पहले एक और 4 था, तो दोनों पहले 4 को छोड़कर और दूसरे 4 को लेते हुए जो 6 अंक होते हैं, या ये कहें कि 1/7 के दशमलव प्रसार में दूसरे दशमलव के बाद दूसरे 4 को लेते हुए बाईं ओर जो 6 अंक होते हैं, यदि हम उनको लें और उससे जो दशमलव प्रसार बनता है वह दशमलव प्रसार ही 2/7 का दशमलव प्रसार होता है। आप देखिए, अगर उल्टा हम चलें, बाईं ओर चलें, इस दूसरे दशमलव के बाद के दूसरे 4 से
बाईं ओर 6 अंक चलें 4 को शामिल करते हुए, तो हम पाएंगे कि 4 और फिर 1, यहाँ पर 1, फिर 7, फिर 7, फिर 5, फिर 5, फिर 8, फिर 8 और फिर 2 और फिर 2। इस प्रकार 6 अंक पूरे हो जाते हैं। अब 6 अंक पूरे होने के बाद हम उसके पूर्व 2 के पूर्व दशमलव लगा देते हैं और फिर उससे भी पूर्व 0 लिख देते हैं। इस प्रकार जो दशमलव के बाद 6 अंक प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं और इस प्रकार जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होता है वह 2/7 का दशमलव प्रसार होता है। इसी प्रकार हम 3/7 का भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अब 3/7 के लिए इकाई का अंक क्या है आप ज्ञात कर सकते हैं, वो पहले ही ज्ञात कर सकते हैं या उसी समय ज्ञात कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि 1 होता है। अब 1/7 के इस दशमलव प्रसार में जो कि आपके सामने लिखा है, इसमें दशमलव के बाद दूसरा 1 कहाँ आ रहा है दशमलव प्रसार में, यहाँ पर आ रहा है। अब इसको शामिल करते हुए बाईं ओर के 6 अंक लें इस दूसरे 1 को शामिल करते हुए, तो 1 वो 1 यहाँ लिखा गया है, फिर 7 ऊपर लिखा गया है, 5 फिर 5 लिखा गया है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर 8 फिर 8 लिखा गया है, पाँचवें नंबर पर 2 फिर 2 लिखा गया है और छठे नंबर पर 4 फिर 4 लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ दशमलव 4 के पूर्व दशमलव लगा दिया गया है और दशमलव के पूर्व 0 लिख दिया गया है और दशमलव के बाद जो 6 अंक बने 4, 2, 8, 5, 7, 1 उनके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया गया। इस प्रकार यह जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होता है यह 3/7 का दशमलव प्रसार होता है। इसी प्रकार हम 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे प्रश्न के हल को हमने समझ लिया। अब यदि हम प्रश्न संख्या 4 जो कि आपकी किताब में पेज 17 पर है, आप उसे समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है 0.99999, 5 बार 9 है आया और उसके बाद 3 बिंदियाँ रखी हुई हैं, अर्थात इसी प्रकार अनंत बार 9 आएगा दशमलव के बाद, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि 0.99999 और इसी प्रकार अनंत बार 9 को P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 3 विधियों के बारे में जानेंगे। देखिए, जो पहली विधि है उसमें x को 0.999 और इसी बार अनंत बार 9 आया था उसे हम 0.9 और 9 बार भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि अनंत बार 9 होता है, इसलिए एक 9 अगर हम उसमें से बाहर भी कर लेंगे तब भी अनंत बार ही 9 बचेगा, इसलिए 9 बार हम इसको लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 9 और फिर 9 बार ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अनंत बार 9 में से अगर एक 9 बाहर भी लिख लिया गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उधर अनंत ही बचेगा, अनंत बार ही 9 ही बचा रहेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो बाईं ओर x था, x में 10 से गुणा हुआ तो 10x हो गया और दाईं ओर 0.9 और 9 बार में अगर 10 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 10 में एक शून्य है, इसलिए दशमलव एक अंक दाईं ओर कूद जाएगा और जब दाईं ओर कूदेगा तो 9.9 बार हो जाएगा और 9.9 बार हम ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार 10x बराबर 9.9 बार हो जाएगा। अब उसमें से यदि हम अगर x घटाएं तो x को आप
0.9 बार तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ 0.9 बार भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरह से आप इस x को, या जो संख्या आपकी चौथे प्रश्न में दी गई है 0.99999 और इसी प्रकार अनंत बार को हम 0.99 बार भी लिख सकते हैं और 0.9 बार भी लिख सकते हैं। तो वही संख्या, उसी संख्या को यहाँ पर लिखा गया है x बराबर 0.9 बार। अब यदि हम दूसरे वाले समीकरण को घटा दें पहले वाले समीकरण में से, यानी 10x में से x को घटाएं तो हमें 9x प्राप्त होगा। और जब हम बाईं और बाएं पक्ष को घटाएंगे तो इधर दाएं पक्ष को भी घटाएंगे, और दाएं पक्ष को जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं 9 बार और 9 बार कट जाएगा, या उसमें 9 बार में से 9 बार घटेगा तो 0 आएगा, और इस प्रकार 9 दाईं ओर प्राप्त होगा। और इसे जब सरल करेंगे 9x बराबर 9 को जब हम सरल करेंगे तो x बराबर 9/9 हो जाएगा, और इस प्रकार 9 एकम 9 9 एकम 9 सरल होकर के हमें x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो संख्या हमको दी गई थी 0.999 और फिर 9 और फिर 9 और इसी प्रकार अनंत तक बार 9 को अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो हमें वह 1 के बराबर प्राप्त होती है, अर्थात 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। यह संख्या हमको प्राप्त होती है 1/1। तो हम देख रहे हैं कि p/q के रूप में हम लिख तो ले रहे हैं, लेकिन हमें यह संख्या 1 के बराबर प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार अगर हम इसको दूसरी विधि से भी हल करें तो हम यही उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/3, और 1/3 को अगर दशमलव प्रसार हम लिखें तो 0.33 और इसी प्रकार अनंत बार 3 आता है। और जब 3 से हम इसकी गुणा करते हैं तो हमें 0.999 और अनंत बार 9 इसी प्रकार प्राप्त होता है, और जिसे हम 0.9 बार लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें 0.999 अनंत बार 9 1 के बराबर प्राप्त हुआ। तो दूसरी विधि में भी हमने देखा कि यह 1 के बराबर प्राप्त हुआ, अर्थात इसे भी हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरी विधि अगर हम देखें तो उसमें हम 1 को 9 × 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 9 सरल हो जाए 1 ही आ जाएगा। और 1/9 के दशमलव प्रसार को अगर हम लिखें तो हम पाते हैं 0.1111 और इसी प्रकार अनंत बार 1। और 9 से जब हम इस दशमलव प्रसार में गुणा करते हैं, या आप जब गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि 0.999 इस प्रकार अनंत बार 9 आएगा यहाँ पर। और यदि हम उसे बार के रूप में लिखेंगे तो 0.9 बार हो जाएगा। या एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि इसे यहीं पे संक्षिप्त कर लें हम 0.111 अनंत बार 1 को हम 0.1 बार लिख सकते हैं, 0.1 बार। और 0.1 बार जब लिख लेंगे तब जब गुणा करेंगे तो वह 0.9 बार हो जाएगा। और 0.9 बार वास्तव में क्या है? 0.99999 और इसी प्रकार अनंत बार 9 है, और जो कि हमने देखा कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 0.9 बार जो है वो 1 के बराबर
प्राप्त हो रहा है। तो 3 विधियों से हमने देखा कि 0.99999 और इसी प्रकार अनंत बार 9 जो है वह 1 के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात 1/1 के रूप में प्राप्त होता है। और जब 1/1 के रूप में हमको यह प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इस उत्तर को देखकर हम आश्चर्यचकित जरूर होते हैं, क्योंकि 0.99999 और अनंत बार इसी प्रकार 9 जब 1 के बराबर लिखा जाता है तो वह हमें 1 के बराबर ऐसा लगता है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जब हम 0.999 इसी प्रकार इस संख्या को अनंत बार लिखेंगे, या इस दशमलव प्रसार को अनंत बार इस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 9 को अनंत बार लिखेंगे, तो वह 9 के काफ़ी निकट होगा मान, और इसी कारण से यहाँ पर उत्तर हमें जो प्राप्त होता है इसका वह 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 4 के हल में हमें उत्तर के रूप में 1 क्यों प्राप्त होता है। अब यदि हम प्रश्न संख्या 6 जो कि आपकी किताब में पेज 17 पर है, आप देख रहे होंगे कि इसमें दिया है P/Q, जबकि Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम इस प्रकार की संख्याएं लेंगे जिसमें जो भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में होंगी, P/Q के रूप में होंगी, साथ ही साथ P और Q पूर्णांक होंगे, और P और Q में 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। साथ ही साथ जो परिमेय संख्या हमको मिलेगी इस तरह की, उसका दशमलव प्रसार भी अगर हम ज्ञात करेंगे तो वह शांत प्राप्त होगा। तो देखिए, आपके सामने जो हल दिया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे हैं कि अगर हम 1/2 के रूप की परिमेय संख्या लें तो आपको ये P/Q के रूप में दिख रही है, जहाँ 1 और 2 दोनों पूर्णांक हैं और हर Q अर्थात 2 के रूप में जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और 1 और 2 में 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और साथ ही साथ 1/2 का अगर हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो वह 0.5 प्राप्त होता है, अर्थात शांत है, अर्थात दशमलव के बाद सीमित संख्या तक ही इसका दशमलव प्रसार है। सीमित संख्या में ही अंक आते हैं, और इस प्रकार हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक हमें प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार 1/4 को हम 0.25 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं, इसलिए यह भी शांत दशमलव प्रसार है। और 12/5 लें तो इसे 2.4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है और उसके बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, और इसे हम कहेंगे कि यह भी शांत दशमलव प्रसार है। और 17/10 को 1.7 के रूप में लिख सकते हैं, यह भी शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है। और 7/8 जब इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं तो हमें 0.875 प्राप्त होता है, दशमलव के बाद 3 ही अंक हैं, इसलिए यह भी शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही 37/25 को भी का दशमलव प्रसार जब हम ज्ञात करते हैं तो वह 1.28 के रूप में प्राप्त होता है, और यह भी शांत दशमलव प्रसार है।
इसी प्रकार 8/125 और 17/20 इनके भी दशमलव प्रसार हम जब ज्ञात करते हैं तो हमें शांत दशमलव प्रसार ही प्राप्त होते हैं। अब ये जो p/q के रूप में परिमेय संख्याएं हमें मिली हैं, इन पर यदि हम गौर करें तो हम देखते हैं कि इन सभी परिमेय संख्याओं के अंश p और हर q जो हैं वे पूर्णांक हैं। साथ ही साथ p और q या अंश और हर के अगर हम गुणनखंडों को देखें तो उसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी शांत है, यानी उनका दशमलव निरूपण भी शांत है। और ऐसी स्थिति में जब हम इनके हर के रूप में यहाँ पर क्या हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 8 है, 25 है, 125 है और 20 है, इनके अगर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इनके यदि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 है और 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 हैं और 4 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें भी हमको 2 ही प्राप्त होता है। 5 के अभाज्य गुणनखंड में 5 प्राप्त होता है। 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिलते हैं और 8 के अभाज्य गुणनखंड में भी हमको 2 ही प्राप्त होता है और 25 के अभाज्य गुणनखंड में हमको 5 प्राप्त होता है। 125 के अभाज्य गुणनखंड में भी हमको केवल 5 ही मिलता है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमको 2 और 5 दोनों मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2, 4 और 8 इन तीनों, ये जो तीनों हर हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको केवल 2 प्राप्त होता है, केवल 2। इन 3 हरों के अभाज्य गुणनखंड में हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 प्राप्त हो रहा है। भले ही वह कई बार आ रहा है लेकिन है अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही। और 5, 10, 25 नहीं 5, 25 और 125 इन 3 हरों में इन 3 हरों का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसमें केवल 5 ही प्राप्त करते हैं। भले ही 5 किसी अभाज्य गुणनखंडन में कई बार आया है परंतु अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 5 ही आया है। तो 3 हर हमको ऐसे मिले जिसमें जिनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको केवल 2 प्राप्त हुआ और 3 हर हमको इस प्रकार प्राप्त हुए जिनके अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 5 प्राप्त हुआ। और 2 हर ऐसे हैं 10 और 20 जिनके अभाज्य गुणनखंड में हमको 2 और 5 दोनों प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हैं 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं, अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों हैं और 20 के भी अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अगर p/q के रूप की परिमेय संख्याएं इस प्रकार की ली जाएं कि हर q शून्य ना हो, साथ ही साथ p और q पूर्णांक हों और हर और अंश और हर में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और उनका शांत दशमलव प्रसार हो, तो ऐसी स्थिति में उनके हर के अभाज्य गुणनखंडन में हमें या तो केवल 2 प्राप्त होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या फिर केवल 5 प्राप्त होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या फिर केवल 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त होते हैं। और यही एक हर क्यू में गुण है जो संतुष्ट होना चाहिए, तभी हमें इस प्रकार की अभीष्ट परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। और इस प्रकार इस वीडियो में
आपने प्रश्न संख्या प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2, 4 और 6 के हल को समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको कहीं पर समझने में कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।